नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 4th पे पावलाव के बारे में। इनका पूरा नाम आप सभी को मैं बता दूं, IP पावलाव था। और ये क्लासेस आपके CTET, UP TET या फिर सुपर टेट या फिर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। 100% आते हैं इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन। आप अगर दिए होंगे कभी पेपर तो आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। और आज हमारा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, क्लास 4th है और एक एक टॉपिक में मैं आप लोगों को ऐसा यहाँ पे कंटेंट देता हूँ आप लोगों को कि हो सकता है थोड़ी सी थियरी ज़्यादा हो इसमें लिखी हुई, हो सकता है जितना मैं चाहता हूँ उससे बड़ी वीडियो बन जाए। लेकिन मेरा कोशिश यही रहता है कि आप लोगों के पास अगर वीडियो आप नहीं भी देख पाए हैं किसी माध्यम से, अगर आपके पास PDF पहुँच जाए तो PDF भी पढ़ेंगे आप लोग तो ये लगे कि हाँ ये पूरा इनफ है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पे मैं एक एक चीज़ लिख के ले आता हूँ जिससे आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में कोई दिक्कत ना आए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया करिए। किसी भी अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो की, अगर आप किसी वीडियो की PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँगा तो उसकी बेसिक चीज़ों को बताऊँगा। उस बेसिक चीज़ के अंदर भी कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बताता चलता हूँ। तो सब बताते हैं। IP पावलाव का फुल फॉर्म है यहाँ पे उनका, अगर आपसे पूछ ले I और P से क्या है यहाँ पे है मतलब, तो I से है इवान, P से है पेट्रोविच और पूरा नाम इनका आपको पता ही है, इवान पेट्रोविच पावलाव। IP पावलाव एक रूसी यहाँ पे शारीरिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, आपसे पूछेगा यहाँ पे 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन बनता है कि कहाँ के ये मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक थे, तो ये रूस के वैज्ञानिक थे। कई बार UP TET के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, जिन्होंने पाचन क्रिया में दैहिकी, यानी कि जो पाचन क्रिया में सिक्रीशन होता है, रस का स्राव होता है जो खाने को पचाता है, उसके अध्ययन के लिए इनको 1904 में, जब ये फेमस हुए, इस 1904 में इन्होंने इस चीज़ के ऊपर अध्ययन किया था, तब 1904 में इनको फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनता है। इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1904 में। किस देश के यहाँ पे साइंटिस्ट है ये? रूस के। इनका पूरा नाम क्या है? इवान पेट्रोविच पावलाव। अब अगला क्वेश्चन कहाँ से बनता है देखिए। अब यहाँ से पूछ लेगा आपसे कि उनकी कौन सी पुस्तक है। तो इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं वो 3 हैं। पहला है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस, दूसरा है द एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी और थर्ड बुक है इनकी साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल। ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी। उसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस बुक है वो पहला नंबर का है कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। ये सारी चीज़ें हो गई जो आपसे प्रश्न 1 नंबर का डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं पावलाव के सिद्धांत के उपनाम। यहाँ पे मैं सभी लोगों को यहाँ पे CTET की क्लासेस करा रहा हूँ और CTET आपने देखा होगा लास्ट ईयर से। अगर तो नहीं भी दिया होगा एग्जाम तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा रहे होंगे। उसमें आप लोग देखेंगे कि जो मेन सिद्धांत के नाम होते हैं, इसके पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था 2000 जो लास्ट ईयर का पेपर था उसके पहले। लेकिन अब जो एग्ज़ाम ले रहा है CTET वो थोड़ा सा ट्रिकी बना रहा है। ट्रिकी कैसे बना रहा है? आपसे पावलाव के सिद्धांत इस तरह से नहीं पूछेगा कि यहाँ पे पावलाव का सिद्धांत क्या था, वो यहाँ पे दूसरा नाम दे देगा, जैसे यश टाइप अनुबंधन दे देगा। तो यश टाइप अनुबंधन आप पढ़े रहेंगे कि पावलाव के सिद्धांत का उपनाम है, तभी तो आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे उपनाम मैं इसीलिए लिख के ले आता हूँ जिससे आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि इस साइंटिस्ट ने जो भी सिद्धांत दिया था उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो पावलाव ने जो सिद्धांत दिया था उसको कई नामों से जानते हैं। पहला है शरीर शास्त्री का सिद्धांत, क्योंकि ये शरीर शास्त्री थे, शारीरिक ये डॉक्टर थे एक तरह से। दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल यहाँ पे जो थियोरी थी इनकी, ये सब इनको इसके बारे में सब जानते हैं, क्लासिकल सिद्धांत। चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। 5वां है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अगला नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला नाम है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिवादी प्रतिक्रिया का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यश टाइप अनुबंधन। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्किनर ने दिया था R टाइप अनुबंधन,
लेकिन पावलोव ने दिया था यस टाइप अनुबंधन। ठीक है, और लास्ट में इस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इसमें याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे अनुक्रिया होगा, ज़्यादातर यहाँ पे जो इनके सिद्धांत थे उसमें अनुक्रिया प्रतिक्रिया, अनुक्रिया 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 प्रतिक्रिया अनुक्रिया। ठीक है, इस टाइप के नाम से आप एक तरह से रिलेट कर सकते हैं कि ये पावलोव के सिद्धांत का नाम हो सकता है। अगर आपको याद नहीं होता है तो, लेकिन कोशिश करिए इसको याद करने की। अब इसके आगे अगर बात करें पावलोव के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसकी उनके जो यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उनका, उसको देखते हैं क्या है वो। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो उद्दीपन होता है, स्टिमुलस होता है, तथा अनुक्रिया होती है, इनके बीच में साहचर्य स्थापित होता है, यानी कि इनके बीच में संबंध स्थापित होता है, एसोसिएशन स्थापित होता है। किसके किसके बीच में, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, SR इसको कहते हैं। पहले यस आता है इनके थियरी में, फिर आर आता है। स्किनर में क्या था, पहले आर आता था फिर यस आता था, लेकिन इनका क्या है सिद्धांत पावलोव का, पहले उद्दीपन होगा फिर अनुक्रिया होगी। इन दोनों के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसी को क्या कहते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे अनुबंधन, यहाँ पे उसको साहचर्य कहा जाता है, जिसको एसोसिएशन कहते हैं। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को ही यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहा गया है। दो चीज़ों में यहाँ पे अनुबंध होता है, एसोसिएशन होता है, तो अनुबंध सिद्धांत हो गया, लेकिन इसी को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार कोई स्वाभाविक उद्दीपन सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। जैसे आपके सामने अगर भोजन रख दिया जाए तो जाहिर सी बात है, अगर कोई लजीज भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, तो आपके मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो उसका जो अनुक्रिया है वो स्वाभाविक है। जैसे गर्म बर्तन को छूते ही हाथ खींच लेना, आप गर्म बर्तन छुएंगे गर्म बर्तन को तो सीधी सी बात है उसको छुए तो रहेंगे नहीं, पीछे हाथ खींचेंगे। ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, उद्दीपन जो आपके सामने स्वाभाविक उद्दीपन रखा गया है। स्वाभाविक उद्दीपन यहाँ पे क्या है, गर्म बर्तन, और यहाँ पे आपका स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, हाथ पीछे खींचना, तथा भूखा होने पर भोजन देके मुंह में लार का आना, यह भी जो मैंने आपको बताया। कुछ ऐसे ही अन्य क्रियाओं के यहाँ पे उदाहरण हैं। अब यहाँ पे सबसे जो फेमस था इनका कुत्ते के ऊपर प्रयोग जो था, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पे भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि पावलोव ने किसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो पावलोव ने कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, इसको याद करने का पावलोव का आप शुरुआत ले लीजिए, पा कुत्ते का कू, पा कू रिलेट करेंगे, आपको याद हो जाएगा पावलोव ने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। अभी तो आप वीडियो 1 देख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें क्या है, पावलोव ने कुत्ते पे किया, लेकिन जब लास्ट में आप देखेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपके पास कम से कम 10 से 12 ऐसे मनोवैज्ञानिक होंगे जो किसी न किसी जानवर के ऊपर प्रयोग किए हैं। वहाँ पे आप जाके एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार स्किनर ने किस पे किया था, चूहे पे किया था, कबूतर पे किया था, या फिर बिल्ली पे किया था, या फिर पावलोव किस पे किए थे। तो पावलोव किए थे कुत्ते पे। यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। पावलोव ने स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया। ठीक है, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। ये विशेष उपकरण के सहारे खड़ा किया गया, ये जो है ये उपकरण है। ठीक है, कुत्ते के सामने भोजन लाया गया, ये भोजन ला के रख दिया गया, इसको दिया नहीं गया है, अभी ला के सामने रखा गया है बस। ठीक है, और चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन देखकर उसके मुंह में लार आ जाता है। कुछ प्रयासों के बाद भोजन देने के पहले एक घंटी बजाई जाती है, यानी कि जब भोजन उसको दिया जाता है उसके पहले एक बार घंटी टन 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 बजाई जाती है, तब उसको भोजन दिया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रिया कुछ दिन तक दोहराई गई, मतलब उसको इस मशीन में रखा जाता था, उसके सामने भोजन रखा जाता था, फिर भोजन दिया नहीं जाता था, उसको भोजन रखा जाता था दूर, फिर घंटी बजती थी, फिर घंटी बजने के बाद उसको भोजन दिया जाता था। ठीक है, कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर देखा गया कि बिना भोजन आए, अगर घंटी बज, उसके बाद कुछ दिन बाद देखा गया कि बिना भोजन आए ही मात्र घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह में लार आ जाता था। घंटी की आवाज़ से लार से स्राव करने की अनुक्रिया को सीख लिया था, मतलब घंटी बजी, उसको लगा कि भोजन आ गया है तो उसके मुंह में लार आ जाता था। उसके अनुसार घंटी की आवाज़ तथा लार के स्राव के बीच एक नया साहचर्य जो अभी स्टार्टिंग में बनाया, अनुबंध स्थापित हो गया। किसके किसके बीच, घंटी की आवाज़ और उस भोजन के बीच, लार के बीच। ठीक है, भोजन तो आया ही नहीं बाद में, उस घंटी की आवाज़ और लार के बीच घंटी बजी, लार निकलना शुरू हुआ, तो ये साहचर्य स्थापित हो गया, एक तरीके से एसोसिएशन हो गया, अनुबंध हो गया, इसे अनुबंध की संज्ञा दी गई।
अब इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या था पावलोव का, इसको देख लेंगे जल्दी से। पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के से स्राव में वृद्धि होने को पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट कहा। क्या कहा इन्होंने, जो यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक थी, जो घंटी थी, आपको घंटी को अगर आपको दिखाया जाए तो क्या आपके मुंह में लार आएगा? नहीं आएगा। लेकिन कुत्ते के सामने ऐसा यहाँ पे ट्रेन किया गया उसको कि पहले उसको भोजन सामने रख दिया गया, फिर घंटी बजाई गई, फिर घंटी बजने के बाद फिर उसको भोजन दे दिया गया। तो घंटी क्या थी? यहाँ पे अनुबंधित उद्दीपक थी। उसके साथ साथ क्या दिया गया? स्वाभाविक उद्दीपक दिया गया जो भोजन था। उसके बाद यहाँ पे स्राव में वृद्धि होने से को इन्होंने क्या किया? पावलोव ने रीइंफोर्समेंट कहा, यानी कि पुनर्बलन कहा इन्होंने। सीखने की इस क्रिया को पावलोव ने अनुबंधित सहज क्रिया कहा था। इन्होंने नहीं कहा था, पावलोव ने नहीं कहा था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इन्होंने कहा था अनुबंधित सहज क्रिया का सिद्धांत। आज के मनोवैज्ञानिक इसे शास्त्रीय अनुबंधन कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता। सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता, अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है। यानी कि जरूरी नहीं कि वो कुत्ता फिर बाद में उसको भोजन दिखाएं तभी उसके मुंह में ला रहा है। उस कुत्ते को ऐसे ट्रेन कर दिया गया कि उस कुत्ते को अगर घंटी बजेगी तो भी उसके मुंह में लार आ जाता था। यानी कि जरूरी नहीं कि उद्दीपक जो यहाँ पे था स्वाभाविक भोजन वो न हो के भी अगर आपका अनुबंधित उद्दीपक होगा उसके प्रति भी कुत्ता अनुक्रिया करेगा, उसके मुंह में लार आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आप लोगों को। वही सीखना अर्थात अधिगम है। जब आप इस चीज़ को सीख लेते हैं तो इसी को अधिगम कहते हैं। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार सीखने को अनुबंधित सीखना कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। भोजन को थोड़ा समझने वाली चीज़ें इसको समझ लीजिएगा ध्यान से इस स्लाइड को। भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक UCS यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उसके साथ साथ बजाए जाने वाली घंटी को पावलोव ने अनुबंधित अथवा अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि कंडीशनड स्टिमुलस यानी CS कहा, क्योंकि यह स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन के साथ दी जाती थी। कई बार घंटी के साथ भोजन देने के उपरांत भोजन न देकर घंटी जो बजी, जो कंडीशनड स्टिमुलस था उसको बजाया गया, तो भी देखा गया कि स्वाभाविक अनुक्रिया जो अनकंडीशनड इसका यहाँ पे रिएक्शन था, वो जो लार था वो आया। भोजन यानी कि अनकंडीशनड यहाँ पे जो स्टिमुलस था को देखकर आती थी जो लार, वो अब यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक जो US था उसको देख के उसको सुन के ही वो यहाँ पे अनुक्रिया कंडीशनड रिस्पॉन्स देने लगा। इसको अब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा। हो सकता है ऊपर की लाइनें आपके ऊपर से निकल गई हों। भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं UCS अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, भोजन जो स्वाभाविक था ये तो। उसके जो लार आया था भोजन देखने के बाद वो स्वाभाविक अनुक्रिया था। ठीक है, पहले इस टाइम में ऐसा हुआ। फिर जब दूसरी बार क्या किया गया? घंटी की आवाज़ आई जो क्या थी? अस्वाभाविक उद्दीपक थी। उसके बाद भोजन आ गया, स्वाभाविक उद्दीपक, तो लार आ गया, स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई और भोजन भी उसको मिल गया। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ? घंटी बजी, भोजन भी आया और उसका रिस्पॉन्स मिला लार के रूप में। तीसरी बार क्या हुआ? घंटी की आवाज़ आई जो क्या होता है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। इसके बाद घंटी की आवाज़ सुनते ही अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा, जो लार का आना यहाँ पे अस्वाभाविक क्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पे उसको भोजन तो नहीं दिया गया, सिर्फ आवाज़ सुनाई दी घंटी की। उसके बाद उसने अनुक्रिया तो किया, लेकिन यहाँ पे अस्वाभाविक अनुक्रिया इसने किया है। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स दिया यहाँ पे कुत्ते ने। तो यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी पूछ सकता है, 1-2 स्लाइड और बची है, बस इतना ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट 2021-22 में आए हुए थे, वो भी देखेंगे। स्वाभाविक अनुबंधन सिद्धांत के अंग 3 अंग हैं यहाँ पे। उद्दीपक सामान्यीकरण यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन, दूसरा है विलोपन यानी कि एक्सटिंक्शन और तीसरा है उद्दीपक विभेदन यानी कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले जानते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, यानी कि स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है। इसको पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अनुबंधन स्थापित हो जाने पर प्राणी अनुबंधित उद्दीपक से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति प्रायः उसी ढंग से अनुक्रिया करता है। यानी कि जैसे कुत्ते को क्या था, भोजन कब दिया जाता था? घंटी, पहले उसके सामने भोजन रखा जाता था, फिर घंटी बजाई जाती थी, फिर उसको भोजन दे दिया जाता था खाने के लिए। तो अब क्या होता था उस कुत्ते के साथ?
कहीं पे उसने घंटी सुनी तो उस चीज़ को वो रिलेट कर लेता है, उस चीज़ से उस चीज़ को वो रिलेट कर लेगा, तो उसको जनरलाइज कर लेगा, उसको सामान्यीकरण कर लेगा। यानी घंटी बज रही, अब भोजन आएगा, तो क्या होगा, उसको लार आना उसके मुंह में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको, अब अगर आपके पिताजी ने कभी पीटा हुआ है, आप अपने पिताजी से डरते हैं, तो अगर आप वैसी कोई कंडीशन करेंगे जिसपे मम्मी भी डांटेंगी और मम्मी कहेंगी कि अगर कोई गलती करोगे तो अभी पापा को बुला दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा उसी से कि पापा आएंगे तो मुझे पीटेंगे। तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, मम्मी के द्वारा कहे जाने के बाद भी आप रिलेट कर ले रहे हैं पापा के द्वारा पड़ी हुई मार को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको सामान्यीकरण कर रहे हैं, उद्दीपक को सामान्यीकरण कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। दूसरा क्या है, विलोपन, यानी कि एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन क्या होता है, अनुबंधन के बाद जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ साथ हम कई बार अगर स्वाभाविक उद्दीपक को नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो अनुबंधित अनुक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं समझा दूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुत्ते वाले एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। एक्सटिंक्शन यानी कि दूर कर देना, गायब कर देना। यहाँ पे क्या कह रहा है, जब अनुबंधन हो गया यानी कि वहाँ पे दोनों में एसोसिएशन हो गया, संबंध बन गया कि अब घंटी बजी, खाना आएगा, लार आना शुरू हो गया, ये सोच लिया उस कुत्ते ने। लेकिन उसके बाद क्या किया गया, अनुबंधित उद्दीपक को दिया गया, यानी कि घंटी तो बजाई गई, लेकिन कई बार ऐसा किया गया कि स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया गया, यानी उसको भोजन नहीं दिया गया। घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, घंटी बजाई गई, भोजन नहीं दिया गया, कई दिन तो ऐसा ही हुआ। तो क्या होता है उसके बाद, तो उसके बाद कुत्ता सोचेगा यार ये लोग घंटी बजाते हैं, भोजन नहीं देते, छोड़ो, घंटी बजाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसके मुँह से लार आना कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा उसका लार का आना, यानी कि वो अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देगा। इसी को कहते हैं विलोपन। तीसरा क्या है, उद्दीपक विभेदन, यानी कि स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे अनुबंधन के प्रयासों की संख्या बढ़ाने पर प्राणी मूल अनुबंधित तथा सामान्य उद्दीपकों में धीरे धीरे विभेद करने लगता है। यानी कि ऊपर क्या था, उद्दीपक सामान्यीकरण था, जिसमें क्या था, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ सुनाई दी, जैसे कुत्ते को उससे रिलेटेड कोई भी आवाज़ सुनाई देती थी घंटी से रिलेटेड, तो उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, उद्दीपक विभेदन में उसको अंतर पता चल जाएगा। कई बार जब आप घंटी बजाएंगे, जो खाने वाली घंटी है या फिर अन्य चीज़ें, उसको जैसे हॉर्न सुनाई देगा, दूसरी घंटी बजेगी, छोटी घंटी बजेगी, बड़ी घंटी बजेगी, तो अब क्या करेगा वो कुत्ता, ये सीख जाएगा कि यार ये वो वाला घंटी का आवाज़ नहीं है जिससे खाना मिलता है, ये कोई दूसरा घंटी का आवाज़ है। जैसे अभी पापा मम्मी वाला एग्जाम्पल जो दिया था मैंने आपको, मार खाने वाला, पापा आपको मार दिए, आप डरते हैं अपने पापा से, आप कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं जिससे मम्मी आपको हड़का रही हैं कि गलत काम मत करो नहीं तो मैं पापा को बुला दूंगी, वो पीटेंगे तुमको। लेकिन जब आप बार बार ये गलत क्रिया करते हैं और बार बार मम्मी आपको धमकाती हैं कि अभी पापा को बुला दूंगी, पापा पीटेंगे, लेकिन वो बार बार ऐसा नहीं करती हैं, वो पापा को नहीं बुलाती हैं, आप गलती करते जाते हैं, लेकिन वो बस आपको धमकी देती हैं, पापा को बुलाती नहीं है, तो क्या होगा यार, तब आप सोचेंगे अरे यार गलती करते रहिए, मम्मी तो ऐसे बस डांटती रहती हैं, मार तो पड़ने वाली नहीं है। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप अंतर करना उसमें शुरू कर देंगे कि यार कौन सा यहाँ पे मूल अनुबंधन है और कौन सा यहाँ पे सामान्य उद्दीपक है, इसके बीच में अंतर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी को कहते हैं उद्दीपक विभेदन। अब यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म होता है। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। पहला प्रश्न है, पावलोव का सिद्धांत है, आप सभी को पता है, अभी मैंने पढ़ाया, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका प्रश्न उत्तर में, आप देख लीजिएगा एक बार बस। दूसरा प्रश्न है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया, तो आप सभी को पता है 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार इसीलिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावलोव के प्रयोग में यहाँ पे तटस्थ उद्दीपक है, आप सभी को पता है यहाँ पे तटस्थ उद्दीपक क्या है। यहाँ पे जो मेन जो था यहाँ पे उद्दीपक, वो तो था आपका भोजन, लेकिन यहाँ पे तटस्थ उद्दीपक क्या था, घंटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, घंटी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित पावलोव की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि अधिगम से संबंधित पावलोव ने कौन सी किताब लिखी थी, तो यहाँ पे उन्होंने लिखी थी कंडीशंस रिफ्लेक्सेस। आपको स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, पावलोव के कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक था। अस्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनड आपका जो यहाँ पे स्टिमुलस था वो क्या था, भोजन का स्वाद था, भोजन के स्वाद के प्रति लार बहना था, घंटी की आवाज़ थी, या घंटी की आवाज़ के प्रति लार का बहना था। तो पावलोव के कुत्तों की लार ग्रंथियों से संबंधित प्रयोगों में अस्वाभाविक उद्दीपक था यहाँ पे घंटी की आवाज़। ठीक है, ये
कोई उद्दीपक नहीं था कि ये आपका घंटी की आवाज़ से आपको भोजन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अस्वाभाविक उद्दीपक कहा गया, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बाजार में सामान खरीदने जाता है तो उसका हाथ अपने पैंट के पीछे दाहिनी जेब पर पड़ता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है यहाँ पे अनुबंधन। वो अनुबंधन यहाँ पे एसोसिएशन कर चुका है कि पर्स कहाँ रखेंगे, पीछे दाहिने साइड ही, पैसा कहाँ रखेंगे, पीछे दाहिने साइड जेब में ही। ज़्यादातर लड़कों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है 7वां, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर है यहाँ पे पहला ऑप्शन, हॉफमैन मशीन। पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा जो इसकी मशीन बताती है उसका नाम है उस कंप्यूटर स्टिमुलेशन के हॉफमैन मशीन। 8वां क्वेश्चन है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुत्ते पे किया था। पा कू, पा, पावलोव से पा, कुत्ते से कू, पाकू, याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोग सीटेट, यूपीटेट या सुपरटेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।